नमस्कार। चौखंबा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा बिष्ट। आज हम केदारनाथ पर बात करने जा रहे हैं। आस्था का सैलाब। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम में यही दृश्य देखने को मिलता है। भक्तों का सैलाब, बेहद, बेधड़क, बेहिसाब। भगवान भोलेनाथ की भक्ति देश दुनिया के कोने कोने से भक्तों को यहाँ खींच लाती है। साल दर साल यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एक रिकॉर्ड बनाती है, जिससे सरकार भी खुश होती है और तीर्थाटन से आजीविका कमाने वाले लोग भी। लेकिन हर साल तीर्थयात्रियों की बढ़ती तादाद ने पर्यावरण प्रेमियों और वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ा दी है। आइए जानते हैं क्यों। केदारनाथ धाम का नाम लेने पर बाबा भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप के साथ ही एक और तस्वीर जहन में उभरती है। 2013 की आपदा की, कभी न भुलाई जाने वाली त्रासदी की, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इससे प्रभावित हुए। वो साल जब समुद्री तल से करीब 3,583 मीटर ऊपर पहाड़ों पर कल्पना से परे एक ऐसा सैलाब आया जिसने जीवन भर के लिए कभी न मिटने वाला निशान छोड़ दिया और खड़े कर दिए कई सवाल जिनके जवाब तो हैं, लेकिन स्थायी हल शायद नहीं। केदारनाथ धाम पंच केदारों में से एक है जो 1000 साल से भी अधिक समय से अस्तित्व में है। इसका इतिहास 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य से जुड़ा है, लेकिन माना जाता है कि पांडवों ने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस धाम को बनवाया था। इस मंदिर की वास्तुकला शैली भी खास है। मंदिर में इस्तेमाल किए गए बड़े बड़े भारी पत्थरों के स्लैब को इंटरलॉक किया गया है। मंदिर की वास्तु शैली साधारण लेकिन मजबूत है, जो कई दशकों से हर तरह की परिस्थिति में तटस्थ बनी हुई है। केदारनाथ परिस्थिति के रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। हिमालय के बीच चौराबाड़ी ग्लेशियर है। यहाँ भक्त इसी अनुभव के साक्षी बनने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इनकी आड़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल सोशल मीडिया में थ्रिल के लिए रील बनाने, एडवेंचर और वेकेशन के लिए पहुंचते हैं। तीर्थ यात्रा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लोगों की आस्था उनकी हरकतों से किस तरह आहत हो रही है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो इसके उदाहरण है। तुम लोगों ने, प्रशासन ने तमाशा बना रखा। चल अब ये बजना नहीं चाहिए। मंदिर का ढोल है वो बजेगा सिर्फ। ये हम तो ढोल बजा क्या है? नहीं ये क्या है बताओ ना। क्षमा मांगते हो यार। यहाँ पहली बार आएंगे, पवित्र जगह पर आगे नशा करने आए हो आप लोग। अच्छे स्थानों पे आएंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी जीवन में नहीं करेंगे। बाबा से मिलने जरूर आएंगे और अच्छी तरह दर्शन करेंगे और अच्छी तरीके से निकल जाएंगे। केदारनाथ आपदा पर्यावरण असंतुलन का नतीजा था, लेकिन हर साल चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सबसे अधिक संख्या केदारनाथ ही पहुंचती है, जो कहीं न कहीं यहाँ की इकोलॉजी को प्रभावित करती है। केदारनाथ की इकोलॉजी किस तरह की है, यहाँ का परिस्थितिकी तंत्र कैसा है, आपदा का कारण और तीर्थाटन के लिए आने वाले जनसैलाब के प्रभाव पर हमसे खास बातचीत की भूविज्ञान विशेषज्ञ और गढ़वाल विश्वविद्यालय में पूर्व एचओडी प्रोफेसर यशपाल सुंदरयाल ने। सर, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि केदारनाथ की जो इकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो किस तरह से खास है और यूनिक है। हाँ, केदारनाथ जो है वो लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से जो मेन हमारी जो नदी निकलती है केदारनाथ के पास से, तो उसको हम कहते हैं मंदाकिनी रिवर। और ये जो मंदाकिनी रिवर है वो चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और चोराबाड़ी ग्लेशियर अभी जो है 3,800 मीटर की हाइट पे, और इसके साथ ही एक दूसरा ग्लेशियर भी है जिससे कि सरस्वती नदी निकलती है। वहाँ पर सरस्वती नदी हम उसको कहते हैं। तो जहाँ तक इकोलॉजी का प्रश्न है, यहाँ पे जो है इस क्लाइमेट चेंज के दौर में ये जो ग्लोबल वार्मिंग है,
इसके इन्वायरमेंट पे, इसकी इकोलॉजी पे जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पे जो हमारा मेन लैंडफॉर्म्स हैं, भू आकृतियाँ हैं, वो हैं ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। और ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स जो हैं ये बहुत ही संवेदनशील भू आकृति है, जिसके ऊपर की हमारे केदारनाथ में जो भी सेटलमेंट है, रहने के लिए जो लॉजेस हैं, होटल्स हैं, वो सारे इन सेडिमेंट्स के ऊपर ही जो है लोकेटेड हैं। तो ये जो नदियां हैं केदारनाथ के पास और जो ग्लेशियर्स हैं, वो इस क्षेत्र के इकोसिस्टम के लिए किस तरह से ज़रूरी हैं? देखिए, इस क्षेत्र के इकोसिस्टम के लिए इसलिए भी ज़रूरी हैं कि जितनी भी हमारी नदियां हैं, फाइनली जो हमारी मंदाकिनी रिवर है या सरस्वती नदी है जो वहाँ से निकलती है, रुद्रप्रयाग में आकर के ये अलकनंदा से मिल जाती है। आज जो आप इकोलॉजी की अगर बात करें तो एक पर्यावरण में एक शब्द आता है कि प्राकृतिक रूप से जो एक प्रकृति ने प्रदान किया है इस पूरे हिमालय क्षेत्र को एक पर्यावरण, उसमें ये नदियाँ एक तरह से एक संतुलन का काम करती हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है या जलवायु परिवर्तन का दौर है, इसमें हो क्या रहा है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से पिघल रहे हैं। कई लोगों ने इसमें जो है अपने शोध के आधार पे ये बताया है कि ये जो हमारे हिमनद हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो सालाना कोई ग्लेशियर 20 मीटर, कोई ग्लेशियर 15 मीटर, कोई ग्लेशियर 10 मीटर प्रति वर्ष जो है वो पीछे खिसक रहा है। पीछे खिसकने का मतलब ये होता है कि जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर मिट्टी, पत्थर और सेडिमेंट्स का एक सॉलिड रूप है जिसको कि आइस आपस में बांध करके रखता है। और ये आइस जब पिघलता है तो जो रिमेनिंग मटेरियल है, जो सेडिमेंट है, जो मिट्टी है, जो पत्थर है, उसका ढेर जो है वो पीछे छूट जाता है और ग्लेशियर जो है वो पीछे लगातार पीछे हटता जा रहा है। हाँ। तो सर, जो 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी, उसके बाद से जो इस इकोसिस्टम पर किस तरह का असर पड़ा जो आज भी देखा जा सकता है? देखिए, 2013 की जो बाढ़ आई थी उस समय जो है कई लोगों ने कई प्रकार की अपनी बातें कही थी, लेकिन मैंने 2013 की बाढ़ के पश्चात अक्टूबर 2013 में हम लोगों को अनुमति मिली थी कि हम उस क्षेत्र में जाएं और हम चोराबाड़ी, जो गांधी सरोवर जिस लेक का नाम है या चोराबाड़ी लेक जिसको कहते हैं, वहाँ पे हम गए। क्योंकि समाचार पत्रों में और जो आपका मेनली मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो और चाहे प्रिंट मीडिया हो, इन लोगों ने कहा, इन लोगों के पास ये जानकारी थी कि चोराबाड़ी झील फटी और उससे जो है पानी नीचे आया और उसने जो है पूरे क्षेत्र में जो है बाढ़ का रूप जो है वो धारण किया। लेकिन हम लोग जब वहाँ पे गए तो चोराबाड़ी जो झील है, चोराबाड़ी झील में पूरा सेडिमेंट भरा हुआ है और जिस दिन ये झील टूटी थी उस दिन इसमें 1 मीटर के करीब जो है वो वाटर मार्क्स हम लोगों ने देखे थे, हमारे पास उस समय के फोटोग्राफ भी हैं। तो 1 मीटर के करीब उसमें सिर्फ पानी था। लेकिन सबसे जो बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि हायर हिमालय में हमारे पास अनलिमिटेड सेडिमेंट्स है और ये सेडिमेंट्स जो है इतना खतरनाक होता है पानी के साथ मिल करके, अगर वो नीचे आता है तो वो उसकी मारक क्षमता बहुत अधिक होती है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ कि ये जो फरवरी 21-7 में जो ऋषिगंगा वाला इवेंट हुआ, अगर आपने उसके वीडियो देखे होंगे तो ऐसा धुआं का गुबार सा उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और वो उस फ्लड का जो प्रभाव था
वो 15 से 20 किलोमीटर के एरिया के बाद समाप्त हो गया था। सेडिमेंट उसमें बहुत ज़्यादा आया था। तो उच्च हिमालय में जो है वो सेडिमेंट बहुत अधिक है। वो इसलिए भी है कि ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और अपने पीछे जो है वो पूरा ढेर जो है लूज सेडिमेंट का छोड़ते हुए जा रहे हैं। और ये सेडिमेंट जब पानी के साथ तैर करके नीचे आता है तो इसकी मारक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर सेडिमेंट का कंसंट्रेशन पानी में अधिक होता है तो उसमें बड़े बड़े पत्थर भी जो है वो ब्यूएंसी में आ जाते हैं, अर्थात तैरने लग जाते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। जी सर, हम देखते हैं जब ये चारधाम यात्रा होती है तो सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं का फुटफॉल केदारनाथ में ही होता है। तो ये जो पिलग्रिमेज, जो तीर्थ यात्रा है, वो किस तरह से केदारनाथ के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास पिछले साल मैं देख रहा था, किसी ने कोई वीडियो शेयर किया था और कुछ चैनल्स में भी तस्वीरें आई थी कि जिस दिन केदारनाथ के द्वार खोले गए उस दिन कई लोग जो है वो केदारनाथ पहुंच गए। उनके पास ढोल नगाड़े इस टाइप के बाजे भी थे और बहुत जोर से वो शोर कर रहे थे। अब सवाल ये है कि केदारनाथ यात्रा में आजकल, पहले क्या होता था कि बुजुर्ग लोग यात्रा में जाते थे और एक ये यात्रा इतनी कठिन होती थी। मुझे याद है कि मेरे दादाजी जब बहुत साल पहले, करीब 55-60 साल पहले की बात होगी, तो वो जब यात्रा पे गए बद्रीनाथ केदारनाथ के, तो सारे गांव के लोग उनको जो है बस अड्डे तक छोड़ने आए थे। ये माना जाता था कि ये जो यात्रा है, ऐसा ना हो कभी कभी कितना टफ टेरेन है कि ये इनका अंतिम यात्रा हो, इसलिए। लेकिन अब क्या हुआ कि सुविधाएं बढ़ी। उन सुविधाओं को बढ़ने के कारण जो है अब श्रद्धालु की जो एक उम्र है उसमें अचानक परिवर्तन आया है। आपको बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो है सारे यात्री जो है आपको मिलेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं उन यात्रियों में जिनकी ईश्वर के ऊपर श्रद्धा होती है या जो उस श्रद्धा से जो है केदारनाथ की यात्रा करते हैं। नहीं तो लोग अक्सर, आज ये हो गया है कि भाई थोड़ा वहाँ ठंडा रहता है तो एक तरह से पिकनिक मनाने में लोग आ जाते हैं, वेकेशन के तौर पे आ जाते हैं। तो ये भी सच है कि उत्तराखंड की इकोनॉमी टूरिज़्म बेस्ड है और आजीविका टूरिज़्म से ही चलती है। तो ऐसे में जो चारधाम की जब यात्रा होती है तो सबसे ज़्यादा कमाई इसी दौर में होती है। तो सड़कें भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो हो, टूरिस्ट हो, श्रद्धालु आए, इसके लिए रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये बैलेंस कैसे बनेगा कि लोगों की आजीविका भी प्रभावित ना हो और विकास भी हो, लेकिन इकोसिस्टम से भी वो ना हो खतरा? देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि यात्रियों को सुविधा देने के लिए और एक जो हमारा टूरिज़्म है, टूरिज़्म को ये माना जाता है कि यहाँ पे इकोनॉमी का वो बहुत बड़ा एक पार्ट है। और हमारे जो लोग यात्रा रूट पे जिनके होटल्स हैं, जिनके अन्य प्रकार के विश्राम घर हैं, वहाँ पे लोग यात्री ठहरते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं कि जो काफ़ी भीड़ में आते हैं, मतलब इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए किसी को। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि सिखों का गुरुद्वारा है हमारे यहाँ ऊपर से ऊपर। तो उस गुरुद्वारा में जो है सैकड़ों के हजारों सिख जो है प्रतिवर्ष जो है आते हैं देश के विभिन्न हिस्सों से। और ये लोग क्या करते हैं कि जगह जगह इन्होंने गुरुद्वारे का निर्माण किया हुआ है और लंगर ये लोग चलाते हैं। तो जो आम लोकल आदमी है उसको कोई भी बेनिफिट ऐसे यात्रियों से नहीं होगा जी, क्योंकि इनका अपना एक निश्चित ठिकाना होता है जहाँ पे रुकते हैं, जहाँ पे खाना खाते हैं। और यहाँ पे वो अपनी मोटरसाइकिलों से आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऐसा कुछ काफ़ी परसेंटेज ऐसे यात्रियों का भी है जिनसे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इन जनरल हमें मान के चलते हैं कि साहब यहाँ की जो मेन इकोनॉमी है वो
टूरिज्म पे बेस है, हम्म। काफ़ी हद तक मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसे भी यात्री हैं कि जिनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इकोसिस्टम में जो हम लोग कूड़े के ढेर यहाँ पे छोड़ जाते हैं, नुकसान ज़्यादा होता है। जी सर, आपको क्या लगता है कि खासकर हम केदारनाथ की बात करें तो श्रद्धालु तो आएंगे ही, तो आपको ऐसा लगता है कि एक दिन में इनकी संख्या सीमित होनी चाहिए कि एक दिन में 1000-2000 ही आएंगे और जब तक वो वापस नहीं जाएंगे निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आज से 8-10 साल पहले मैं एक बार हिमाचल गया था। तो जैसे ही हम कुल्लू मनाली में गए तो जाते ही जो है वहाँ पे जो एक जिसको वो ये कहते हैं कि ऑक्सीजन का टैक्स या इस टाइप से बात करते हैं, 500 रुपये पर गाड़ी के हिसाब से 1500 रुपये बस का वो लोग लेते हैं। तो वो एक रेवेन्यू जनरेशन का उनका एक अपना तरीका है जी। फिर वहाँ के हाई कोर्ट ने एक आदेश पास किया कि रोहतांग पास वहाँ पे एक जगह है, तो रोहतांग पास जो यात्री जाना चाहते हैं उनके लिए एक हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि वो सिर्फ लोकल व्हीकल से ही वहाँ पे जाएं, टैक्सी से ही वहाँ पे जाएं। अगर अपने साथ आपने कोई व्हीकल लाई है तो उसको अलाउड नहीं करते। इसके पीछे उन्होंने 2 कारण बताए। एक तो बताया कि ये जो पूरा इलाका है ये जो है ड्राइविंग के लिए बहुत सेफ इलाका नहीं है, और जो लोग अपनी कार से दिल्ली से या देश के दूसरे हिस्सों से आ रहे हैं वो सारे लोग जो है सुरक्षित रहें। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट है उसी का उपयोग हो। अब उसके पीछे एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा आदेश सरकार ने या कोर्ट ने पास किया तो जो लोकल वहाँ पे आदमी है उसको सीधे जो है उन यात्रियों से लाभ मिलता है। ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है जी। तो उत्तराखंड में क्या होता है कि आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, ऐसा कोई टैक्स यहाँ पे नहीं पड़ता, कोई चुंगी यहाँ पे नहीं पड़ती, अंधाधुंध गाड़ियाँ आ रही है, अंधाधुंध गाड़ियाँ आती है। तो रेवेन्यू जनरेशन का सरकार को सोचना चाहिए कि थोड़ा सा उस पर चेक भी लगेगा और आपके पास रेवेन्यू भी आएगा, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था मैंने उत्तराखंड में देखी नहीं जी। तो मतलब हमारे पास ऐसी कोई ठोस पॉलिसी नहीं है सरकार के पास। बिल्कुल निश्चित रूप से। सर, आपको लोकल जो कम्युनिटी है वो कितनी अवेयर है इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, लोकल कम्युनिटी में तो ऐसा है, अभी जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि साहब वहाँ पे हम रोप वे बना रहे हैं और एक रेल लाइन जो हमारी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जा रही है, ये सारा जो है वो एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अब इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये है कि भाई पहाड़ में रेल आ जाएगी और उससे कई लोग जो है उनका सफ़र जैसे 2.5 घंटा अभी मान के चल रहे हैं कि ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक 2.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। और बाई रोड अगर आज हम जाएँ और सड़कें कितनी भी अच्छी हों तो 5 घंटे से पहले हम नहीं पहुँच सकते जी। तो 2.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इतना अरबों रुपए खर्चा करके हम लोग रेलवे का टनल्स वगैरह बना रहे हैं संवेदनशील क्षेत्र में। हिमालय भूकंप की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कोई भी जब योजना बनाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, उसको मतलब इसको हम ये कहते हैं कि अमल में लाने वाले जो लोग हैं वो जब तक जो है टेक्निकली और ऑनेस्टी उनके अंदर ना हो तब तक जो है थोड़ा सा मुझे इसमें रिस्क लगता है। मैं उदाहरण के लिए आपके पास से कहता हूँ, सिलगैरा टनल वाली घटना आप लोगों ने देखी, ये 4.5 किलोमीटर की टनल है, बहुत बड़ी टनल नहीं है। और कहीं ना कहीं इस टनल में अगर टेक्निकली इसको बहुत मजबूत बनाया गया होता तो शायद ये सिलगैरा वाला हादसा नहीं। और ये टनल तो बहुत जरूरी है, कोई जो है करीब 20 किलोमीटर लंबी है, कोई 22 किलोमीटर लंबी है। तो ये, और जैसे मैंने आपसे कहा कि हिमालय जो है भूकंप जोन उत्तराखंड जो है, जहाँ कर्णप्रयाग है, चमोली जिला हमारा, उत्तरकाशी जिला, रुद्रप्रयाग जिला, ये भूकंप जोन 5 में आता है जी।
बहुत ही संवेदनशील, क्योंकि यहाँ पे जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट हिमालय का एक ऐसी दरार है जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। अब तक जितने भूकंप यहाँ पे आए हैं उन सब का वो सब कहीं ना कहीं इस मेन सेंट्रल थ्रस्ट के से ही जो है वो सारे भूकंप, सारी एनर्जी रिलीज हुई है। जी। तो सर एक आखिरी सवाल कि जो श्रद्धालु आते हैं, जो लोकल कम्युनिटी है और हम सब जो हम सिटीज़न हैं उत्तराखंड के, पूरे देश दुनिया के जो भी यहाँ आते हैं, हमारी क्या ड्यूटी है कि हम अपने जो हमारे जो तीर्थ स्थान है उनकी पवित्रता बनाए रखते हुए इन्वायरमेंट, कुदरत के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसको किस तरह से निभा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात जो आपने कही कि साहब एक यहाँ के नागरिक होने के नाते हमारा एक अच्छे नागरिक होने का तो क्या हमारा दायित्व है कि ताकि यहाँ का पर्यावरण भी रहे, यहाँ के लोगों को जो है टूरिज़्म से जो है वो इकोनॉमी भी उनकी स्ट्रॉन्ग हो। ये सारी चीज़ें करने के लिए सबसे पहली बात तो हमें देखना होगा कि कहीं ना कहीं हमें इस व्यवस्था पे, जो हमारी यात्रा सीजन में मेनली जो गड़बड़ा जाती है, उस व्यवस्था पे जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नियम और कानून सख्त बनाने होंगे कि एक दिन में कम से कम 10,000 या 15,000 से अधिक टूरिस्ट जो है वो हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ या यमुनोत्री गंगोत्री में प्रवेश न करें। जी। क्योंकि 2013 में जो टोटल मंदाकिनी वैली में लॉजेस हैं, हम लोगों ने सर्वे किया था, तो उन लॉजेस की जो कैपेसिटी थी वो 27-28 हज़ार यात्रियों को, मैं बात कर रहा हूँ आपका रुद्रप्रयाग से लेके और केदारनाथ तक जितने भी लॉजेस और होटल हैं, उसमें मैक्सिमम 28,000 लोग रह सकते थे। लेकिन उस दिन जो है करीब 42,000 टूरिस्ट जो है वो केदारनाथ में था। तो अब आप ये लगाइए कि 14,000 टूरिस्ट अगर फ्लक्स इस तरह से बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट अगर ऐसे इंसिडेंट हो गए तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा इस समय ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। पहले क्या होता था कि 3500 मीटर जहाँ पे केदारनाथ स्थित है और जहाँ पे बद्रीनाथ है, लगभग 3,500 मीटर पे ही एक 50-60 मीटर का इनमें अंतर होगा, नहीं तो लगभग एक ही एलिवेशन पे हमारे दोनों टेम्पल्स हैं। अब उस एलिवेशन पे जून के महीने में भी अगर पहले थोड़ा हल्की फुल्की बारिश होती थी तो वो बारिश जो है वो स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अब इतनी ऊंचाई पे 2013 की मैं बात कर रहा हूँ फिर से आपसे कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का वहाँ पे एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन था और उस ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ने रिकॉर्ड किया कि 24 घंटे में 325 मिलीमीटर बारिश हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे बाढ़ आई वो ऑटोमेटिक जो वेदर स्टेशन था वो बह गया, लेकिन उसके बाद भी 48 घंटे तक लगातार बारिश होती रही। तो हमें मान के चलते हैं कि उस समय 3 दिन में 750 मिलीमीटर के करीब जो है लगातार बारिश हुई है केदारनाथ में। 750 मिलीमीटर बहुत होता है। तो ये सब जो है जो परिवर्तन आया कि पहले जो है आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले जो होता था कि जून के महीने में भी अगर बारिश हो रही है तो कुछ बूंदें पड़ने के बाद ही स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। और अभी रिसेंट स्टडीज़ में ये आया है कि सबसे जो बड़ी चुनौती हुई है कि 4,500 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 दशक में बढ़ रहा है। ये बहुत अलार्मिंग है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 40 साल में फिर अगर ऐसे बढ़ता रहा तो 4 डिग्री में तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, सारे ग्लेशियर हमारे पिघल के नीचे आ जाएंगे। फिर आपका ये जो समुद्र है इसका भी लेवल बढ़ेगा। तो एक चुनौती खाली हिमालय के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। क्योंकि अगर जो मुख्य हमारे जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं या साउथ इंडिया कहते हैं और उसके नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके और नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके जितने भी हैं वो लगभग समुद्र के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनके लिए भी उनके अस्तित्व पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि वो जब पानी बढ़ेगा
तो निश्चित रूप से वो इलाके जो है वो डूबने के कगार पर होंगे। केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित नहीं किया गया, उल्टा यहाँ पर्यटकों की आमद को बढ़ावा देने के लिए कई नए आकर्षण के केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। साल 2025 में चारधाम यात्रा के लिए पहले ही दिन 1.65 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया। इनमें केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक 53,570 पंजीकरण हुए। क्या इस क्षेत्र की वहन क्षमता इतना प्रेशर झेल सकेगा? केदारनाथ क्षेत्र में फैल रहा कचरा और अनट्रीटेड वेस्ट भी चिंता में डालने वाला है। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार एक आरटीआई में ये बात सामने आई है कि टनों कचरा धाम के आसपास के लैंडफिल साइट्स में डंप किया जा रहा है। साल 2022 और 2024 के बीच लगभग 49 टन बिना प्रोसेस किया गया कचरे को केदारनाथ मंदिर के पास लैंडफिल में डाल दिया गया। वहीं एक अन्य समाचार रिपोर्ट के मुताबिक केदारनाथ में मंदाकिनी नदी में सीवर बहाए जाने की शिकायत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए कि केदारनाथ क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति के आकलन के लिए गठित समिति की संस्तुतियों पर गंभीरता से कदम उठाए जाए। समिति की रिपोर्ट में था कि केदारनाथ में ठोस और प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए प्लांट की व्यवस्था नहीं है, या जो भी है वो नाकाफी है। जितने लोग आएंगे और जाहिर है उतना ही ज़्यादा वेस्ट भी बढ़ेगा, कूड़ा करकट भी बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि पहले सरकार ने पहले वहाँ पे क्या था कि ट्रेडिशनल चीज़ें थी, जैसे डंडी, कंडी और चेयर्स, जिनमें कि वो यात्रियों को ले जाते थे, घोड़े थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर जो है उसकी सुविधा उपलब्ध हो गई। अब हेलीकॉप्टर की जो आवाज़ होती है वो पूरे वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करती है, जो हमारी इकोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। और आज से 7-8 साल पहले मैं आपको बताऊं तो लगभग 10 हेलीपैड बने हुए थे आपके गुप्तकाशी से लेकर के और सोनप्रयाग के बीच। और उस 10 हेलीपैड से अलग अलग जो हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ान भरते थे। जो सोनप्रयाग में है थोड़ा उसका चार्जेस कम है, जो आपका गुप्तकाशी के पास है उसके चार्जेस ज़्यादा हैं। लेकिन इतने हेलीकॉप्टर जो है अगर एक दिन में 10 उड़ान भी भरी तो लगभग 100 बार वो उड़ान भरता था। तो उससे वाइल्ड लाइफ भी डिस्टर्ब होती थी। फिर कहीं ना कहीं चाहे हेलीकॉप्टर है, चाहे हमारा ये यात्रा के और साधन है, गाड़ी है, बस है, कार है, कहीं ना कहीं इससे जो है गैसेस का उत्सर्जन होता है। तो वो पर्यावरण पे जो है प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से जो है, जो आज के युग में जितनी हम सुविधाएं सरकार दे रही है या हम जनरेट कर रहे हैं, उसका प्रतिकूल प्रभाव जो है वो पर्यावरण पे निश्चित रूप से पड़ रहा है। चारधाम यात्रा के लिए हर साल गाइडलाइंस जारी होती है। इस बार भी हुई। धामी सरकार 2025 में ग्रीन चारधाम यात्रा की थीम को लागू कर रही है, यानी लक्ष्य है कम से कम कचरा फैले और ऑर्गेनिक उत्पादों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो। 2013 की आपदा से पहले और उसके बाद अब तक व्यवस्थाओं और इको फ्रेंडली नीतियों में कितना बदलाव आया है, इस पर हमें जानकारी दी पत्रकार मोहित डिमरी ने, जिन्होंने केदारनाथ आपदा को कवर किया था। देखिए, केदारनाथ जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट और हेलीकॉप्टरों की अंधाधुंध उड़ानें चिंताजनक है। हमें यह समझना होगा कि हिमालय का इकोसिस्टम बहुत नाजुक है और अनप्लान्ड डेवलपमेंट आपदाओं को न्योता दे सकता है, जैसा हमने 2013 की आपदा में देखा। मैंने खुद केदारनाथ आपदा को करीब से देखा है। बतौर पत्रकार मैंने केदारनाथ आपदा को कवर किया। उस वक्त सब कुछ खत्म सा लग रहा था। सड़कें ध्वस्त हो गई थी, पैदल रास्तों का नामो निशान मिट गया था। केदारनाथ के साथ ही गौरीकुंड और सोनप्रयाग में भारी तबाही मच गई थी। केदारनाथ मंदिर के अंदर और बाहर सभी जगह मलबा ही मलबा था। आपदा में मारे गए लोग जहां तहां पड़े हुए थे। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा।
मैं तब भी यही कह रहा था कि हिमालयी क्षेत्रों में अत्यधिक मानव हस्तक्षेप और अनियोजित निर्माण कार्यों की कीमत हम सबको चुकानी पड़ रही है। मुझे इस बात का दुख है कि इतनी भयंकर आपदा के बावजूद हमारे सिस्टम नीति नियंताओं ने सबक नहीं लिया। आज भी केदारनाथ में अनियोजित निर्माण कार्य चल रहे हैं। यात्रियों की निर्धारित संख्या के लिए कोई प्लान नहीं है। मेरा मानना यही है कि केदारनाथ में निर्माण कार्य पर्यावरण अनुकूल, आपदा प्रतिरोधी और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होने चाहिए। हमें स्थानीय पत्थर और लकड़ी से बने छोटे भूकंप रोधी ढांचे जैसे विश्राम गृह और शौचालय बनाने चाहिए। हर निर्माण से पहले भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और पर्यावरणीय आकलन अनिवार्य हो। साथ ही स्थानीय समुदाय को शामिल कर और सख्त निगरानी के साथ हम केदारनाथ की प्राकृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सुरक्षित रख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, केदारनाथ में बढ़ रही हेलीकॉप्टर सेवा। केदारनाथ में हेलीकॉप्टरों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। ध्वनि प्रदूषण से वन्य जीवों की प्रजनन क्षमता खत्म हो रही है, जबकि कार्बन उत्सर्जन ग्लेशियरों और जल स्रोतों को नुकसान पहुंचा रहा है। सरकार को उड़ानों की संख्या सीमित कर पर्यावरण अनुकूल विकल्प जैसे रोपवे को बढ़ावा देना चाहिए। हमारा यही मानना है कि हिमालय की सुरक्षा तभी होगी जब इसको बचाने के लिए ईमानदारी से कोशिशें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तीर्थ यात्रा की परंपरा जारी रहनी चाहिए और पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका के साधन भी उपलब्ध होने चाहिए, जिसके लिए विकास जरूरी है, लेकिन अंधाधुंध नहीं। अगर हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं को जीवंत बनाए रखना है और पलायन किए बगैर अच्छी आमदनी कमानी है, तो आस्था और विकास के बीच सामंजस्य बनाए रखना होगा। ये तभी होगा जब नीति निर्माता वैज्ञानिकों, पर्यावरण प्रेमियों और आमजन के साथ मिलकर काम करेंगे, उनके अनुभवों और सुझावों को नीतियों में जगह देंगे और बीच का रास्ता निकालेंगे। चौखंबा का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।